स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि पढ़ रहे थे हम इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, इस बार भी हम इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ हमने स्टार्ट खत्म किया था वहाँ पढ़ते हैं। तो वहाँ पे मैंने वेट की यूनिट नहीं बताई थी, तो वेट की यूनिट भी आपकी केजी होती है, ठीक है ना। मास की और वेट की दोनों की यूनिट आपकी केजी होती है। अब आगे बढ़ाता हूँ, एटम। फिर आ गए सर आप एटम पे। हाँ भाई, प्यारा टॉपिक है ना, ये प्यारा सा बच्चा है, इसको तो अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। अगर इसको हैंडल नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने का। चलो, मैंने फिर एटम बनाया। अब मैं पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाऊंगा, मैं बस आपको ये बताऊंगा, ये मतलब ऐसा कुछ होगा। यहाँ होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ 1 2 3, इन तीनों में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ बस थोड़ा सा बना देते हैं, यहाँ 2 होंगे और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। बन ही गया पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं ये बात कर रहा हूँ, अब मैं आऊँगा चार्ज पे कि क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेट डिफरेंट होता है, ठीक है ना। सबसे इलेक्ट्रॉन का अगर वेट मेज़र करा जाए या उसका मास मेजर है, वेट नहीं मास मेजर किया जाए, तो इलेक्ट्रॉन का मास डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अब वेट और मास में डिफरेंस समझ आ रहा होगा सबको, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास डिफरेंट होता है, प्रोटॉन का मास डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन का मास डिफरेंट होता है, तो सर सबसे ज़्यादा भारी कौन सा होता है? सबसे भारी होता है बेटा न्यूट्रॉन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे हल्के होते हैं। अब कोई चीज़ हल्की होती है तभी तो तेज भागेगी, कोई मोटा आदमी भाग थोड़ी ना पाएगा जल्दी तेज, और पतला बच्चा होगा या इंसान होगा फर सीधे भागेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो हल्का है वो तेज भागेगा, ठीक है। इससे मैं बस यही पॉइंट निकालना था। अब मैंने बात कही कि मास जितना हल्का होगा वो जल्दी भाग सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं। और ये सारा पूरा पार्ट क्या है, एटम का। तो मैं एक चीज लिखता हूं यहाँ पे, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डज नॉट मूव, ये कभी भी मूव नहीं करेंगे। तो भाई बचा कौन, एक इलेक्ट्रॉन। तो हमारा इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, हाँ भाई। तो यही तो हमने किया था अभी। क्या हमने किया था? क्या हमने प्रोटॉन को बाहर निकाला था? नहीं। क्या हमने इसमें न्यूट्रॉन बाहर निकाला था? नहीं। हमने क्या निकाला था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनाया था कि वो मूव हो सकता है। और जैसे हमने देखा वो टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन पे, रूम टेम्परेचर पे, इसके पास 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स। समझते हो कितने हो गए, 10 की पावर 28, बहुत सारा हो जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री हो गए और वो मूव कर सकते हैं। अब ये मूव कहाँ करेंगे, कैसे मूव करेंगे, कब मूव करेंगे, यही पढ़ना है हमें। ये कब मूव करेंगे वो बताएगा वोल्टेज, कैसे मूव करेंगे ये बताएगा रेजिस्टेंस, मूव करेंगे किस डायरेक्शन में मूव करेंगे वो बताएगा करंट। तो इनकी ही मूवमेंट को हम पे पढ़ना है, इनकी मूवमेंट को पढ़ना है। कब मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे, ठीक है ना। कब मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे, इसके ऊपर ही हमें इलेक्ट्रिसिटी का करंट और पोटेंशियल और आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आगे बढ़ता हूं। अब मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। कितने का इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है भाई, देखते हैं, लिखते हैं। पहले तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। मतलब जैसे कि आपने 2 नंबर पढ़े होंगे, आपने नंबर सिस्टम में, मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम में 2 नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव नंबर्स और एक नेगेटिव नंबर्स होते हैं भाई। नंबर तो होते ही हैं, बिल्कुल सही है सर। तो पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चार्ज भी 2 तरह के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो एक होता है मेरा इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन, जिसके ऊपर चार्ज होता है मेरा पॉजिटिव। अच्छा, तो सर ये नेगेटिव चार्ज कितना होता है, तो मैं लिखता हूँ उसकी वैल्यू, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए माइनस लगाया। -1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। सर ये कूलम क्या है, बात करूंगा इसके ऊपर, मैं बात करूंगा कूलम क्या है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, सेम चार्ज, वैल्यू बिल्कुल सेम, वैल्यू
एग्जैक्ट सेम 1 × 6 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब भाई ये नेगेटिव था तो नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव है पॉजिटिव लगा दिया, सिंपल सी कहानी। इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, प्रोटॉन पे इतना चार्ज, ठीक है। क्या प्रोटॉन मूव करेगा? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? हाँ। क्या न्यूट्रॉन मूव करेगा? नहीं। क्या न्यूक्लियस मूव करेगा? नहीं। क्या एटम मूव करेगा? नहीं। क्या आयंस मूव करेंगे? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, आगे चीज़ें आएंगी। अब आपको लग रहा होगा आयंस कैसे आ गया, ठीक है। मैं अभी इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। पहले इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज हो गया, प्रोटॉन पे इतना चार्ज हो गया। सर अब ये चार्ज है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? अब क्वेश्चन आ गया, सर ये चार्ज क्या है? और सर आपने जो बोला आयंस क्या है, उसके बारे में बात करता हूँ और मैं इस चार्ज के बारे में बात करता हूँ। तो अभी तक मैंने ये पढ़ाया कि एक एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। कैसे फुलफिल होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स? 2n² की फॉर्मूले से। तो पहले में 2, फिर 8, फिर 18, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डज नॉट मूव, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, और इनका इक्वली होता है। मतलब मैं कहूँगा इन दोनों की बात कहूँ तो मतलब बहुत माइन्यूट सा चेंज होता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कभी कभार आप बुक्स में ऐसे भी देखोगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन लिखा भी देखा जाएगा आपको, ठीक है ना। तो बुक्स में आपको ऐसा भी दिखेगा। तो अब मेरे पे बात आई कि अच्छा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है? हाँ सर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। सर प्रोटॉन पे चार्ज होता है? हाँ भाई चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है? नहीं, न्यूट्रॉन पे डज नॉट हैव एनी चार्ज, न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता? हाँ भाई नहीं होता, ठीक है। अब बात करता हूँ, चलो जी अब आते हैं हम चार्ज पे। चार्ज क्या होता है? चार्ज फिर इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी of matter, it is a physical property of matter which experience a force when placed in a electromagnetic field। सर ये क्या वर्ड है? अरे बात करेंगे, EM फील्ड बोल देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सर ये क्या है बताता हूँ, बात करता हूँ। देखो मैटर आपको मैंने इससे पहले लेक्चर में बता दिया था, मैटर से पहले लेक्चर में बता दिया था। तो मैटर आपको अगर क्लियर है, मैटर क्या है भाई? जो स्पेस ले और हैव सम मास, ठीक है। अगर मैं ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है, ये एक मैटर की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है उसकी मैटर की? कि अगर मैं किसी भी मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आता हूं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। कैसे? मान लीजिए यहां मैं बोलता हूं ये एक एरिया है जहां पे क्या होते हैं बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये एक एरिया है, फील्ड है, किसका फील्ड है भाई? ग्राउंड फील्ड होता ना, ऐसे ही ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फील्ड है, फील्ड मतलब एरिया है। जैसे ही मैं इसके बाद मैटर लेके आता हूँ, कोई मैटर लेके आता हूँ, अब मैटर समझेगा ना आप, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस लेके आऊँगा। अगर मैं इसके पास लेके आता हूँ, इसकी यहाँ पे लेके आता हूँ, तो या तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस पर एक फोर्स लगाएगा। मैं कह सकता हूँ फोर्स लगाएगा, ये लाइन क्या कह रही है मैं बता रहा हूँ, ये इस पर फोर्स लगेगी, इस मैटर के ऊपर फोर्स लगेगी। मैटर एक्सपीरियंस अ फोर्स, मतलब मैटर के ऊपर लगती है एक फोर्स, मैटर के ऊपर एक फोर्स लगती है। जब मैटर के ऊपर फोर्स लगेगी, और वो कब लग रही है? जब EM फील्ड होनी चाहिए। तो मैटर के ऊपर, सॉलिड, लिक्विड, गैस के ऊपर एक फोर्स लगेगी, एक फोर्स लगेगी। अब फोर्स भी दो तरह की होती है भाई, मैंने कहा था फोर्स क्या, पुश या पुल। मतलब या तो इसे मैटर को अपनी तरफ खींच लेगा या फिर मैटर की तरफ दूर फेंक देगा। ये कब हुआ? जब
इसे पता होगा ना कि इसके इस सॉलिड लिक्विड गैस किससे बनी है, एटम से। एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उस पर कहीं ना कहीं कुछ चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज है, तो वो उसकी वजह से इसको या तो फोर्स लगाएगा, फोर्स में क्या हो सकता है, या तो पुश करेगा या ये पुल करेगा। सब तो ये ईएम फील्ड क्या होती है, अब इसके ऊपर बता दूं थोड़ा सा। इसको मैं इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम डील करेंगे मैग्नेटिक चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम चैप्टर में किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे। इसको मैं डालूंगा कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये अभी चैप्टर पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर में ये वर्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आपको समझ जाएगा अच्छा ऐसा कुछ फील्ड होती हैं, अच्छा मैग्नेट की भी ऐसी फील्ड होती हैं। इन दोनों फील्डों को जोड़ दो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी, जब भी एक मैटर को आप इसके आसपास लेके जाओगे तो उस पर एक फोर्स लगेगी। फोर्स कैसे होगी, पुश या पुल, दो ही होती है फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन ही होती है पुश या पुल, तो फोर्स लगेगी पुश या पुल, या उससे अपनी तरफ खींच लेगा या उससे अपनी तरफ बाहर भाग देगा। तो ये होता है मेरा चार्ज। जो ये मैटर इधर जा रहा है या यहाँ से वापस आ रहा है, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है या रेपल हो रहा है, यही तो एक इसकी प्रॉपर्टी है मैटर की। अगर ये मैटर की प्रॉपर्टी नहीं होती तो ना वो अट्रैक्ट होता ना रेपल होता। तो उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो जैसे इस फील्ड के आसपास जाता है या तो सट से अंदर चला जाता है या उसे बाहर भगा देता है, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं चार्ज। इसे क्या बोला जाता है, चार्ज। मैंने ये बोला इलेक्ट्रॉन। देखो अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में और मजे वाली कहानी बताता हूँ। कहानी जोड़ते जाना, सब कहानियों को मैं कहीं ना कहीं ऐड करूँगा, कुछ पॉइंट बताऊँगा, उन्हें कभी ना कभी ऐड कर दूंगा, कभी मैं बोलूँगा हाँ ये पॉइंट बताया था, इसका ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है ये केमिस्ट्री का पार्ट है। अब ये सारा मैं फिजिक्स के अंदर लेके आऊँगा। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए पहले इतने आपको गाड़ी चलानी आती है भाई। पहले दिन क्या होता है, सीखते हो एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, ठीक है, ये सीखते हो। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस पे जाते हो, जब ड्राइविंग लाइसेंस पे बनाते हो उसके बाद क्या होता है, धीरे चलाते हो ऐसे पकड़ के स्टीयरिंग। उसके बाद क्या हो जाता है, जब आप सीख जाए 2 साल बाद 3 साल बाद क्या होता है, आपने फ़ोन किया, फ़ोन पे चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो ये चीज़ क्या है, ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि आपके पास कभी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि भाई मैटर क्या होता है। सर मैटर पता नहीं क्या होता है। अच्छा मैटर किसी ने डेफिनेशन बता भी दी तो मास क्या होता है और वेट क्या होता है, फिर वहाँ दिक्कत हो गई। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन की मैं इसलिए बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पे भी 2-3 चीज़ें हैं। क्या क्या है, चलो। अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया, रुका हुआ, स्टेशनरी। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो मतलब चल रहा है विद एक्सेलरेशन। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आपके ऊपर बात करता है, जैसे आप हो, आप एक जगह रुक गए, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप बिल्कुल सेम स्पीड से चलते रहो, सेम चलते रहो स्पीड से। या आप ऐसा कर सकते हो कि एक से दूसरी जगह जाना है आपको, पहले आप धीरे चलो फिर तेज चल लो, फिर धीरे चलो फिर तेज चलो। तो ये क्या होता है, जब धीरे तेज करते हो आप तो इसे क्या रहता है, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, ठीक है ना, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ है तो ये देगा भाई मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे देगा वोल्टेज, या मैं कह सकता हूं पोटेंशियल। तो जितने भी आपके सेल होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड होते हैं, वो कहीं नहीं चल रहे होते हैं, वो स्टोर्ड हैं। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी कह लो, स्पीड कह लो, अभी तो मैं बात, दोनों है डिफरेंट, एक स्केलर है एक वेक्टर है, बट मैं कह रहा हूँ वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे, ये क्या देगा मुझे, करंट। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन के साथ चल रहे हैं तो ये मुझे देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन चार्ज चल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स देगा। जैसे हम रस्सा चलाते हैं तो एक वेव्स निकलती हैं, ऐसे ही करके ये वेव्स देगा, और वो किसकी वेव्स होंगी,
इलेक्ट्रो और मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगी। तो इनके बारे में बात करूंगा, ऐसा नहीं है नहीं बात करेंगे हम, बट ये आपको जब पढ़ना है कहाँ है 11th क्लास में पढ़ना है, तो आप ये समझ जाना कि वहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप दूसरों से डिफरेंस हो सको। कैसे हो सकते हैं दूसरों से डिफरेंट कि अच्छा इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी मतलब वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, अच्छा मतलब करंट आ गया। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से, तो ईएम वेव आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई, तो ये वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक ये बात मुझे आपको बताई थी तो मैंने बता दी। चार्ज, तो चार्ज के आगे बढ़ते हैं। चार्ज मैंने बता दिया आपको, डेफिनेशन बता दी मैंने। अब इसको मेजर किस में किया था, मतलब इसकी मेजर किस में किया था, मतलब कि यूनिट। ठीक है, इसकी यूनिट होती है हमारी कूलम, इसकी यूनिट होती है मेरी कूलम। ये स्पेलिंग शायद CUL होगा, COU कूलम, इसे बोलते हैं हम, यूनिट होती है जैसे कूलम। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं हम, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल C से, कैपिटल C से। अच्छा, ये हो गया आपका मेजर। तो हम किस में करते हैं मेजर, कूलम में करते हैं, और हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं इसको, कैपिटल C से। तो कहीं भी अच्छा, अब चार्ज को मैं, चार्ज का सिंबल क्या है, चार्ज को सिंबल क्या है, इसका सिंबल है बेटा कैपिटल Q लिख लीजिए, कैपिटल Q। कैपिटल Q क्या है इसका सिंबल, चार्ज का सिंबल क्या होगा, कैपिटल Q। बहुत जगह आपको स्मॉल q भी दिखेगा, उसका मतलब भी चार्ज ही होता है। जब आप 11th में जाओगे तब दिखेगा स्मॉल q, तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो चार्ज नहीं है, वो भी चार्ज होता है। ठीक है ना, कैपिटल Q मतलब बड़ा चार्ज, छोटा q मतलब छोटा चार्ज, उसे हम आगे जाकर टेस्ट चार्ज को भी बोलते हैं, तो वो अभी मतलब नहीं है। ठीक है, चार्ज ये हो गया मेरा। तो चार्ज का बारे में मैंने लिख लिया कुछ। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहला टाइप क्या होगा इसका मेरा, पॉजिटिव चार्जेस, दूसरा क्या होगा मेरा इसका, नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस कहाँ से मिल जाएंगे आपको, इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, प्रोटॉन से नहीं भाई, आयंस से। आयन बताऊंगा, बाद में बात करेंगे। मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ खाली पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से ही मिल सकता है, लेकिन बट मैं बात करूँगा रियल होता वही उस प्रोटॉन की वजह से, बट मैं बात करूँगा कि पॉजिटिव चार्ज कैसे मिलता है, नेगेटिव चार्ज कैसे मिलता है। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब 2 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर कहानी पूरी चलेगी आगे की। ये लिखता हूँ मैं 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, या नोट करके लिख लीजिए इस चीज़ को, नोट, सेम चार्जेस repel each other. Second point, opposite charges attract each other. कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूँ, अगर मैं एक प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है Q से, तो कैपिटल Q को प्लस Q को अगर मैं इसके पास प्लस Q ला दूँ तो ये क्या करेगा, इसको भाई रेपल करेगा और ये इसको रेपल करेगा। ठीक है ना, अगर मैं प्लस Q के साथ नेगेटिव मतलब उल्टा, मतलब क्या मैंने कहा ना, अपोजिट चार्जेस, 2 चार्ज होते हैं भाई, अब या तो सेम होंगे या अपोजिट होंगे। अब ये क्या करेगा, अरे भाई ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर 2 नेगेटिव होंगे तो भाई बात तो वही है ना सर,
आपके बार बार बता रहे हो, समझ गया मैं एक बार में। तो इसको ये रेपल करेगा, ठीक है, ये इसको रेपल करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस क्यू रेपल मतलब सेम चार्जेस। अगर आपको याद ना रहे तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई एक बॉय और गर्ल की शादी होती है तो अपोजिट वाले लोग ही अट्रैक्ट होते हैं, कभी बॉय की शादी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा, ये सिर्फ एनालॉजी है समझाने के लिए, कि ये एनालॉजी है समझाने के लिए कि हमेशा बॉय की ज़्यादातर शादी नहीं होती, बट आज का कानून तो ऐसा भी आ चुका है। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको कि रेपल मतलब सेम रेपल ईच अदर, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो इसको मैं, इस स्टेटमेंट को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी यूज़ करूँगा, तो इसलिए मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया एक।